हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जो हमारा फर्स्ट क्लास था पॉलिटी का, उसमें हमने क्या पढ़ा था, आपका पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा एम लक्ष्मीकांत का, वह क्या होगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे होता है। अब थोड़ा सा जब जब अगर हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है तो थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। यानी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह क्या होता है, हमारे कंट्री का क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। यानी जो हमारा कॉन सुप्रीम, देखिए अभी मैं बता रही हूँ आपको क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारा संविधान है, अब इस हमारे संविधान के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, यही क्या है, हमारा सुप्रीम लॉ है। जैसे हमारे घर में सबके पापा होते हैं, वो सबसे सुप्रीम होते हैं, उसी तरह हमारे देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है, आपका सुप्रीम लॉ है। अब हम लोग जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, सबको बेसिक बातें जानना होगा, मतलब सभी लोग जानते भी होंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वह तो आपके 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन हम लोग इसे क्यों लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को, यानी हमने 2 महीने का इंतजार क्यों किया, क्या हम लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि कोई पंडित जी आएंगे और कोई शुभ मुहूर्त निकालेंगे। तो आखिर क्या कारण था कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसे हम लोग लागू कब करते हैं, तो आपके 26 जनवरी 1950 को। तो क्या ऐसा रीजन था, तो आपने थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे 26 जनवरी को ही क्या किया जाता है, रावी नदी के तट पर हमारे नेहरू जी द्वारा पहली बार झंडा तिरंगा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना मतलब मनाया गया था, सॉरी। और उसी दिन उन लोगों ने शपथ लिया था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस अपनाएंगे। तो यही कारण था कि आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के कारण भी क्या होता है, आपके 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाता है, यानी 2 महीने बाद। अब हम लोग आते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमने थोड़ा सा जो बातें थी उसको जान लिया। अब आपका आता है क्वेश्चन कि मैम हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी बातें हैं मैं आपके एम लक्ष्मीकांत बुक को ही क्या कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ और वहीं से आपका जो पढ़ाई है वो चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 11th और 12th का जो एनसीईआरटी होता है उसे भी थोड़ा सा हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि थोड़ा जो आपका नॉलेज है वह क्या होगा, ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वाई एंड हाउ। वाई मतलब क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारा संविधान है वह आपका कैसे बना था, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैम हमारे सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया होगा किसी न किसी ने। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपके संविधान सभा की मांग किसने किया। देखो टॉपिक क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, समझ लेना है कि हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, पहले उसे कवर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, कैसे बना। तो कैसे बना में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि आपके संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा का गठन कैसे होता है, जिसमें आपने कैबिनेट मिशन का नाम सुना होगा, उसी के आधार पर होता है। फिर हम लोग देखेंगे आपके संविधान सभा की कार्य प्रणाली को, संविधान सभा के कार्य प्रणाली को देखेंगे, कार्य प्रणाली को देखेंगे। तो इतनी बातें हमें आज इस क्लास में कवर करना है।
तो टॉपिक समझ में आ गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। आखिर हम लोग यहाँ पर क्लास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, स्टेट पीसीएस एग्जाम क्रैक करना है। तो उसी तरह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें अपने देश के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़े, तो उसके सवालों का जो ये जो सवाल है, इसका आंसर अभी आपको मिलेगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ, यानी कैसे हमारा संविधान बना, बनकर तैयार हो गया। जैसे बनकर तैयार हो गया का मतलब ये नहीं ना कि चूड़ी पहन लिया, बिंदी लगा लिया, संविधान बनकर तैयार हो गया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे हुआ भी नहीं है। अब उसके लिए बहुत से प्रोसेस चलाए गए हैं। जैसे संविधान सभा की किसने सबसे पहले मांग की, उससे जानेंगे। फिर जानेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रस्ताव द्वारा हुआ, मतलब सारी बातें। फिर संविधान सभा के कार्य प्रणाली को जानेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक को कवर करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे लिए जरूरी क्यों है, यानी व्हाई वी डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसके लिए हम आपको 4 पॉइंट्स बताएंगे, और ये चारों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी इसको समझते हुए चलेंगे। और आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, ऐसे तो प्री में नहीं पूछेगा, आपके मेंस में पूछा जा सकता है कि हमारे देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्यों जरूरी है। तो देखिए, वाई वी डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अगर आते हैं, तो जो हमने आपको फर्स्ट टॉपिक लिखा है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है, तो वह क्या है आपका, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो हमारा संविधान है वह क्या करता है, हमारे सरकार की शक्तियों पर क्या करता है, लिमिट्स लगाता है। जैसे अब हमारे देश में क्या होता है ना, कि चूंकि जनता सोचती है ना कि हमारे जनता के ऊपर अब कोई है ही नहीं, और चूंकि जनता को सरकार ने चुना है, तो सरकार सोचती है कि सरकार से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सरकार के ऊपर भी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि क्या करता है, हमारे सरकार की शक्तियों पर क्या करता है, कुछ लिमिट्स लगाता है। यानी जो सरकार है वह अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अब कल को कोई सरकार आती है और बोलती है कि जो हमारा शोषण का अधिकार है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसे हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, और हम जनता का क्या करेंगे, शोषण करेंगे, तो ऐसा वह नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या करता है, हमारे गवर्नमेंट के पावर पर क्या करता है, कुछ लिमिट्स लगाता है, यानी कुछ उसके शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारे देश के लिए जरूरी है। तो हमारे सरकार की शक्तियों पर लिमिट्स लगाने के लिए, यानी उसके शक्तियों को सीमित करने के लिए क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है वह लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब ये क्या होता है, इसका हिंदी होगा समन्वय, और एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमें समन्वय और आश्वासन का क्या देता है, अनुमति देता है। अब इसके मतलब थोड़ा सा समझ लेना है कि चूंकि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी विविधता है। हमारे इंडिया को कलरफुल कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। वह डाइवर्सिटी आपके धर्म के आधार पर हो सकती है, भाषा के आधार पर हो सकती है, संस्कृति के आधार पर हो सकती है, आपके हर तरह खान पान रहन सहन हर चीज में क्या है, हमारा जो भारत है वह मतलब विविधताओं से भरा हुआ है। तो उन सारे लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का हमारा काम कौन कर देता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही करता है। कि इतने सारे बड़े भारत में जो इतनी सारी जनसंख्या है और उनमें इतनी सारी विविधता है, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कोई ना कोई विवाद हो सकता है। लेकिन उनमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक समन्वय स्थापित किया है, आपका आश्वासन दिया है, लोगों के बीच में विश्वास को जगाया है। तो इसलिए भी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, स्पेसिफिकेशन टू डिसीजन मेकिंग पावर। अब इसके मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन टू डिसीजन मेकिंग पावर, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह स्पेसिफाई करता है कि हमारे देश के लिए निर्णय कौन बनाएगा। जैसे आपसे अगर मैं बोलूं, तो जैसे आपने 3 तरह का सिस्टम देखा होगा। 3 तरह का सिस्टम, एक होता है हमारा एक होता है आपका मोनार्की, मोनार्की। ठीक है, अब इस मोनार्की में जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, वह कौन लेता है, तो राजा द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। राजा
द्वारा निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। ये होता है आपका मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है? वंशानुगत चलता है, यानी कोई राजा, वह राजा अभी है तो वह मरेगा तो उसके मरने के जो बाद जो उसका बेटा होगा वह क्या बनेगा? राजा बनेगा। उसी को बोलते हैं वंशानुगत यानी मोनार्की। यानी जो राजा साहब है जो बोलेंगे वही क्या है? भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। और एक आता है आपका डिक्टेटरशिप। एक हम लोग क्या देखते हैं? आपका देखते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह। तानाशाह आपने हिटलर, हिटलर का तो नाम सुना होगा ना। तो ये जो आपके हिटलर हैं यानी तानाशाह का मतलब क्या होता है? देखिए तानाशाह का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना है। रूल बाय ए सिंगल पर्सन, रूल बाय अ सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन यानी जो रूल है वह कौन, किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो निर्णय लेने का काम करते हैं वह हमारे कौन करते हैं? तो तानाशाह जो होता है वही निर्णय लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तानाशाह निर्णय लेता है। तो दो हमने सिस्टम देखा, एक क्या देखा? मोनार्की देखा। सेकंड क्या देखा हमने? डिक्टेटरशिप दिखा, सॉरी डिक्टेटरशिप, हाँ सही तो मैं बोल रही हूँ, डिक्टेटरशिप देखा। अब जो हमारी थर्ड आती है सिस्टम जो कि हमारे इंडिया में देखने को मिलता है वह क्या हो जाता है? आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मैं थोड़ा अच्छे से सजा कर लिख रही हूँ, ठीक है? डेमोक्रेसी ये होता है हमारा, क्या होता है मैम? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या होता है? तो ये जो आपका लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो हमारी जनता है यानी जो हमारी पीपल है, पीपल क्या करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। लॉ मेकिंग का काम पीपल करते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि जो हमारे पीपल है वही क्या करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट आएगा कि मैम हमें तो कभी ऐसा सुनहरा मौका मिला ही नहीं, हम लोग कहाँ जाके कानून बनाते। अगर हमें ऐसा मौका मिलता भी तो जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसे तो पहले हटाते कानून बनाकर। लेकिन होता नहीं ऐसा। जो हमारे पीपल है, हमने बोल तो दिया कि डेमोक्रेसी में हमारे पीपल द्वारा है जो वो कानून बनाया जाएगा, लेकिन होता क्या है कि अब हमारे देश की सारी जनता, देश की जो सारी जनता है उनमें इतना टैलेंट, उतना एनर्जी, उतना टाइम नहीं है कि वह क्या करेंगे? बैठकर कानून बनाएंगे। और देश की सारी जनता कानून बनाएगी तो आप समझ तो सकते हैं कोई हमारा एंशियंट हिस्ट्री तो चल नहीं रहा है कि कम जनसंख्या है, छोटे छोटे मुद्दों पर, मतलब छोटे छोटे उस समय पर प्रॉब्लम्स हुआ करते थे तो लोग बैठकर कानून बना लिया करते थे, ठीक है? लेकिन अब हमारा चूंकि भारत क्या है, इतना बड़ा जनसंख्या, इतनी बड़ी विविधता, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पीपल है वह क्या करते हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अपना देखिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। और उन्हें कहाँ भेजते हैं? तो हमारे पार्लियामेंट में भेजते हैं, हमारे संसद में भेजते हैं। देखिए अब आता है हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भेजते हैं। अब ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी जो हमारे प्रतिनिधि है, यह क्या करते हैं? पार्लियामेंट में बैठकर आपके लिए, हमारे लिए क्या करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी तो है लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होके क्या है, सॉरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होके नहीं ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होके क्या है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हमने क्या देखा कि हमारे डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि पीपल है वह अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं और वही क्या करते हैं? अपने लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ लिखा गया है कि जो हमारा संसद है वह कानून बनाने का काम करेगा, लॉ मेकिंग का काम करेगा। तो वह आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही स्पेसिफाई करता है कि जो डिसीजन मेकिंग है यानी जो डिसीजन लेने का जो पावर है वह किसके पास होगा? तो हमारे पार्लियामेंट के पास होगा। तो आपके तीसरी विशेषता क्या हो गई?
तीसरी विशेषता क्या आ गई, स्पेसिफिकेशन टू डिसीजन मेकिंग पावर, यानी निर्णय लेने की शक्ति फाइनल किसके पास है। अब आता है हमारा जो 4 नंबर पे जो विशेषता है वह क्या है आपकी, क्या है कि डाइवर्सिटी लीड्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमने आपको बताया कि हमारे भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाया जाता है, जिस कारण क्या हो सकता है कि हमारे भारत में इस विविधता के कारण हमारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यानी विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा है जिसने कि सभी वर्गों को क्या किया है, ध्यान में रख के उनके लिए क्या किया है, शासन की व्यवस्था बनाया गया। जैसे हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग से प्रोविजन किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है, जो आपके धर्म की स्वतंत्रता का अगर बात करते तो उनके लिए अलग प्रोविजन किया गया है। तो हर तरह का जो डाइवर्सिटी है उनको ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाया गया है, ताकि जो डाइवर्सिटी है यह कहीं ना कहीं हमारे एक कन्फ्लिक्ट को लीड ना करे। इसलिए इसमें समन्वय स्थापित होते मतलब हुआ मतलब समन्वय स्थापित रहे, इसलिए यह क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, जरूरी है। तो पहला आपको समझ में आ गया। अब फिर से हम आपको रिवीजन कर दे रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ना है आपको क्लास में याद करना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं जाके बाद में याद करूंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो बाद में जाकर आप याद करोगे कुछ दूसरा पढ़ना है, ठीक है। और इसको बस देखते रहना, ऐसा कोई बात नहीं कि बस छोड़ देना एक बार में पढ़ के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो पहला हमने क्या बताया, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की शक्तियों पे लिमिट्स लगाता है, यानी आपको ये नहीं करना है वो करना है, संविधान में जो बातें लिखी गई है उसी के अनुसार आपको चलना है। फिर क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, यानी समन्वय और आश्वासन क्या करता है, हमारा संविधान हमें मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा, स्पेसिफिकेशन टू डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कौन निर्णय लेगा उसके निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको स्पेसिफाई कौन करता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है हमारा 4 जो कि लास्ट है, डाइवर्सिटी लीड्स कॉन्फ्लिक्ट, तो जो हमारी विविधता है वह आपके विवाद को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ प्रोविजन किया गया है। तो ये हमने अपने एक बात को पढ़ लिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्यों जरूरी है। अब आते हैं हम लोग हाउ, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, घर को भी बनने में कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता है, तो उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में क्या क्या प्रोसीजर हुआ है, कौन कौन सी ऐसी मतलब काम किए गए हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा सेकंड टॉपिक है हाउ वाले पे, और इस पे हम लोग सबसे देखेंगे संविधान सभा का मांग किसने किया। तो आ जाइए मेरे साथ क्रम से पढ़ने के लिए। देखिए तो अब हम लोग देखते हैं अपने, कहाँ चला गया भाई, तो ऊपर आ जा। अब हम लोग अपना आते हैं कि अब संविधान सभा का थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, गठन देखते हैं। तो संविधान सभा का गठन देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि आपके संविधान सभा की मांग किसने किया था। तो यहाँ पे लिखिए संविधान सभा की, मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में और नोट्स बनाने में भी, ठीक है। संविधान सभा की मांग, सभा की मांग, ठीक है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग किसने किया, कौन ऐसे विद्वान साहब थे। तो देखिए ऐसे हमारे संविधान सभा की मांग तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन वो लोग अनऑफिशियल तरीके से कर रहे थे, यानी अनौपचारिक तरीके से कर रहे थे। तो आपके एग्जाम में हमें यही जानना रहता है कि हमारे संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किसने किया था, वो भी ऑफिशियल तरीके से। तो 1934 में आपके एम.एन. रॉय ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से क्या किया था, संविधान सभा के गठन की मांग किया था। तो हमने क्या कहा, अनऑफिशियल तरीके से तो बहुत से लोगों ने मांग किया था, लेकिन उनको नहीं देखना है, जो ऑफिशियल तरीके से किया था, जिस व्यक्ति ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से किया था औपचारिक रूप से, उसी के नाम को जानना है और उनके वर्ष को देखना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हम लोग एकदम पूरा नहीं जाएंगे कि सबसे पहले किसने किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया, नहीं, जिसने ऑफिशियल तरीके से जो सबसे पहले किया है उसी के नाम को जानना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग 1934 में, देखिए यहाँ पे लिखिए
थोड़ा सा मैं इसे अच्छा कर लूं। संविधान सभा की संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग सबसे पहली बार मांग 1934 में 1934 में किन्होंने किया था? तो आपके एम एन रॉय ने किया था। 1934 में एम एन रॉय ने एम एन एम एन एम एन एम एन रॉय ने औपचारिक तरीके से किया था। ठीक है, औपचारिक 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 तरीके से किया था। तरीके से किया था। तो ये हमने देख लिया कि आपका जो संविधान सभा का मांग है सबसे पहली बार किसने किया था? औपचारिक तरीके से। तो आपके एम एन रॉय ने किया था। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 1934 में जो हमारे एम एन रॉय हैं उन्होंने आपके संविधान सभा की मांग कर दिया, वो भी कैसे? ऑफिशियल तरीके से। अब आगे क्या होता है? अब आपके 1938 में हमारे निकल के आते हैं नेहरू जी, और नेहरू जी कहते हैं कि हमारे संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद आपको क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग 21 वर्ष जब हुआ करता था तब वोट दिया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, यानी आपने एक निश्चित आयु प्राप्त कर लिया, और लेकिन 18 वर्ष में आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार, यानी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है। तो अब 1938 में हमारे नेहरू जी आते हैं और उन्होंने क्या कहा कि आपके संविधान सभा का गठन कैसे होना चाहिए? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अब वयस्क मताधिकार जब भी मैं बात बोलती हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 18 वर्ष के ऊपर जितने भी हमारे भारत में लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखना है कि संविधान सभा का गठन, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1938 में नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा संविधान सभा का गठन सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। आधार पर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। इतना सभी को बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक हमारा कहानी चलता है भाई। तो अब यहाँ तक जब कहानी आपकी चलती है तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1938 में हमारे नेहरू जी ने बोल दिया, लेकिन अंग्रेजों पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला क्या था? कुछ नहीं उन पे प्रभाव पड़ा था। फिर आपका क्या होता है? 1940 में अंग्रेजों ने हमारे साथ एक ऑफर दिया, हमें ऑफर दिया, और वो उस ऑफर का नाम क्या था? तो थोड़ा सा 1940 में हम लोग देखते हैं। 1940 में हमें अगस्त ऑफर दिया जाता है, यानी अगस्त प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजा जाता है, और इसमें क्या बोला जाता है कि जो आप संविधान सभा की मांग कर रहे हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। अभी आपको देंगे नहीं, देने का मन नहीं है, विचार करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि विचार करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, विचार करेंगे भाई, देंगे नहीं, अभी मैं विचार करूंगा। ठीक है, फिर आता है आपका 1942। 1942 में आपको पता है कि फिर हमें एक ऑफर दिया जाता है। उस ऑफर का नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्या आता है आपका? क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेजों ने क्या कहा कि ठीक है, आप संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, हम विचार करेंगे। ऐसा बात बोल बोल के ये हमें उल्लू बनाते गए और हम लोग उल्लू बनते गए। मतलब उस समय की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि हमें उल्लू बनना पड़ा। ठीक है, तो अब हमने देखा, क्या देखा? रिविजन करा रही हूँ कि ओह क्या हो गया भाई,
एक मिनट ऐसे। हाँ, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले आपके संविधान सभा की मांग किसने किया, तो वो व्यक्ति का नाम आता है एम.एन. रॉय, जिन्होंने औपचारिक तरीके से क्या किया था, पहली बार आपके संविधान सभा की मांग किया था। फिर हमने कहा कि आपके 1938 में जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन कैसे होना चाहिए, तो आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। फिर आता है आपका 1940 का समय। 1940 में आपका आता है अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेज साहब ने बोले कि हम विचार करेंगे। ठीक है भाई, करिए विचार। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। इसमें भी बोला गया विचार करेंगे। अब आगे की कहानी को देखते हैं। 1942 तक बीत गया। अब सॉरी, अब होता क्या है, आपके 1945 में यानी 1945 में ब्रिटेन में क्या होता है, इलेक्शन होता है। यानी क्या लिखे, 1945 इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है, आपके ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में कहानी को ऐसे समझना है तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ब्रिटेन में क्या होता है, तो मैम इलेक्शन होता है। इलेक्शन आपका क्या होता है, चुनाव होता है। और ब्रिटेन में आपकी दो मेजर पार्टियां हैं जो कि हमेशा क्या करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी दो मेजर पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है और दूसरी क्या है हमारी, आपकी भाजपा है। ठीक है, बीजेपी है। तो यहाँ पर भी आपके ब्रिटेन में भी क्या है, दो मेजर पार्टियां हैं। उस दो मेजर पार्टी का नाम क्या है, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और एक का नाम क्या है, लेबर पार्टी। ओहो, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ओके मैम, समझ में आ गया। दो मेजर पार्टियां, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक आ जाती है हमारी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। अब इनके थोड़ा सा हम लोग लीडर्स का नाम देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी से कौन नेता साहब खड़े हुए थे, तो उनका नाम था हमारा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन विंस्टन चर्चिल जी थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, जो कि ऑलरेडी क्या थे, हमारे ब्रिटेन के पीएम थे यानी प्रधानमंत्री थे, और अगले चुनाव के लिए यह अपना इलेक्शन लड़ रहे थे। और आपके लेबर पार्टी से कौन आ जाते हैं, तो आपके आ जाते हैं क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट एटली, ये जो क्लेमेंट एटली साहब थे, ये बहुत अच्छे थे। ठीक है, इनका जो भारत के प्रति जो झुकाव था वो थोड़ा सा अच्छा था। तो होता क्या है कि आपके 1945 में जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में हमारी जो ये लेबर पार्टी है वह क्या हो जाती है, जीत जाती है। और जीत जाती है तो इसने भारतीयों से वादा किया था कि अगर हम क्या होते हैं, ये जो हमारे ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहा है, अगर हम इस इलेक्शन को जीत जाते हैं तो हम आपके लिए क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। तो भारतीयों ने इन्हें जिताया, खूब इनका प्रचार प्रसार किया ब्रिटेन में भी। और फिर क्या होते हैं, जो आपके क्लेमेंट इटली है वह इलेक्शन जीत जाते हैं। और इन्होंने क्या भेजा, इन्होंने भेजा आपके मार्च 1946 में क्या भेजा, मिठाई नहीं भेजा कि लीजिए हम जीत गए, पीएम बन गए, मिठाई खाइए। उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट, सभी ने सोचा कि थोड़ा सा मिठाई दे दे भारतीयों को। देखिए, तो इन्होंने क्या भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। इस कैबिनेट मिशन के दो काम दिए गए थे, मतलब अब मिशन है भाई, आ रहा है तो मिशन को तो पॉसिबल बनाएगा ही, इम्पॉसिबल तो करेगा नहीं। अब मिशन को पॉसिबल बनाने के लिए इसको दो काम दिए गए थे, दिया गया था सॉरी। एक बोला गया कि तुम क्या करना, एक तो संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, सभा का गठन करना। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कोई घर बनाना है तो उस घर में कितने ईंट की जरूरत है, कितने सीमेंट की जरूरत है, कितने सैंड की जरूरत है यानी बालू की जरूरत है। तो ऐसे ही हमारा कैबिनेट मिशन आता है, उसको यह काम सौंपा गया था कि अगर भारत में संविधान सभा बनाना है तो संविधान सभा बनाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होगी, और ये सारी बातें इसको तय करना था। फिर दूसरा बात क्या इसको बोला गया था कि तुम एक क्या करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स हमें भारत को डायरेक्ट छोड़कर चले जाते हैं 1947 में, तो अब उस समय पे तो हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो अब भारत को चलाता कौन, तो एक हमारा अंतरिम सरकार बनाया गया
और उसी अंतरिम सरकार ने क्या किया, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के शासन को क्या किया, संभाला। तो इसका दूसरा काम क्या था, एक अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन गठन करना। ठीक है, तो ये आपको ये जो सैनेरियो है, मतलब ये कैसे क्रोनोलॉजी चल रहा है उसको थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा, एक बार समझ लेते हैं कि आपके संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की। तो हमारे संविधान सभा की मांग को हमने क्या कहा, बहुत से लोगों ने किया था अनऑफिशियल तरीके से, तो उनके नाम को नहीं जाना है। जिस व्यक्ति ने ऑफिशियल तरीके से पहली बार किया था उन्हीं के नाम को जानना है। तो हमने कहा कि 1934 में आपके एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग किया। 1938 में हमारे नेहरू जी आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो संविधान सभा का गठन होना चाहिए वह हमारे वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। जो हमारे देश की युवा है वह क्या करेगी, वोट करेगी। मतलब कैसे संविधान सभा बनना चाहिए, क्योंकि उनमें तो अलग लेवल की ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर आता है आपका 1940 में आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। इसमें इन लोगों ने बोला, अंग्रेज साहब ने बोला विचार करेंगे, ठीक है रुको जरा। फिर 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन, इसमें भी बोला गया विचार करेंगे। अब आपका यहाँ पे गेम चेंज होता है। अब आपका यहाँ पर क्या होता है, तो गेम चेंज होता है, जिसमें हमने क्या बोला कि आपके 1945 में यानी 1945 में क्या होता है, आपके ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। और जिस तरह से हमारी भारत में दो मेजर पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, दोनों एक दूसरे के पता है ना क्या करते हैं। अब उसी तरह आपके ब्रिटेन में दो मेजर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर्स थे वह विंस्टन चर्चिल थे, जो कि ऑलरेडी ब्रिटेन में हमारे पीएम थे। और इसके जो लीडर थे वो थे क्लेमेंट एटली, जिनका भारत के प्रति थोड़ा सा ज्यादा झुकाव था। तो इन्होंने भारतीयों से वादा किया था कि अगर हम ब्रिटेन में जो इलेक्शन है जीत जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, तो आपको देंगे एक सरप्राइज। वो भी क्या, तो आपको कैबिनेट मिशन दिया गया और कैबिनेट मिशन को दो काम सौंपे गए, एक संविधान सभा का जाओ गठन करो और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी कहानी को देख लिया। अब आते हैं हम लोग अपने आगे की जर्नी में और आगे की कहानी में। तो आगे की कहानी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहली बात हमने देख लिया संविधान सभा की मांग किसने किया। अब हम लोग आते हैं कि हमारे संविधान सभा का गठन कैसे होता है, इसी पे आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे लिखना है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का संविधान सभा का गठन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गठन कैसे हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भाई। तो उसी के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे जानकारियां लेना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो आते हैं पहले बिंदु पर। तो जब संविधान सभा का गठन की बात आता है तो उसके लिए तो एक हमारा मिशन आ ही गया था, कैबिनेट मिशन। मिशन इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल था। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पे लिखना है कि जो संविधान सभा का गठन होता है वह हमारे कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के आधार पर होता है। यानी जो जो बातें हमारे कैबिनेट मिशन में लिखा गया था उसी ने अपने रिपोर्ट को बताया और उसी के आधार पर हमारे यहाँ पे संविधान सभा का गठन होता है। तो यहाँ पे लिखना है कि संविधान सभा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के आधार पर हुआ था। किए गए प्रावधानों के आधार पर हुआ था। ठीक है, के आधार पर हुआ था, जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। यहाँ पे लिखना है जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे, निम्नलिखित। ठीक है,
अब हमें इन प्रावधानों को देखना है भाई। निम्नलिखित प्रावधान थे। अब कौन कौन से हमारे निम्नलिखित प्रावधान थे, उन प्रावधानों के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं भाई। तो देखिए, अब पहला प्रावधान क्या था। पहला प्रावधान सबसे पहले बताया गया कि हमारे संविधान सभा का गठन करने के लिए जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए। तो वह आपकी सदस्यों की संख्या 389 बताया गया था, यानी 390 में एक कम। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि संविधान सभा का गठन करने के लिए सदस्यों की संख्या, संविधान सभा का गठन करने के लिए सदस्यों का संख्या 389 होगा। अब 389 होगा, जिसमें से अब थोड़ा सा इन सीटों का विभाजन भी किया गया है कि कितने सीट ब्रिटिश प्रोविंस को दिया गया और कितने सीट हमारे प्रिंसली स्टेट को दिया गया, यानी देशी रियासतों को दिया गया। तो देखिए, ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत के पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था, लगभग 2/3 क्षेत्र पर कब्जा किया था। तो ब्रिटिशर्स ने जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जताया था उसी को हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं। और देशी रियासत किसे कहते हैं। भारत में हमारे लगभग 552 से अधिक देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें ऐसे क्षेत्र थे जिन पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, इनडायरेक्ट करते थे। कैसे, तो वो वहाँ के राजा से क्या करते थे, राजा के माध्यम से रूल करते थे और वहाँ के राजा से क्या करते थे, टैक्स वसूला करते थे। तो हमने भारत में दो तरह के क्षेत्र देखा। एक क्या देखा, आपका ब्रिटिश प्रोविंस, यहाँ पे लिखना है ब्रिटिश प्रोविंस को देखा। तो ब्रिटिश प्रोविंस को हमारे कितनी सीटें दी गई, तो हमारे ब्रिटिश प्रोविंस को आपके 296 सीटें दी गई, यानी 296 सीटें किसको दिया गया, आपके ब्रिटिश प्रोविंस को दिया गया। अब आ जाता है हमारा देशी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट। तो आपकी जो देशी रियासतें थी, यानी देशी रियासतें, ठीक है। तो इन देशी रियासतों को कितना सीट दिया गया, तो इन्हें दिया गया 93 सीटें दिया गया, दोनों मिलके 389 हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले आपका क्या बात बताया गया, आपके कैबिनेट मिशन में क्या प्रोविजन किया गया था कि हमारे संविधान सभा को बनाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपकी होगी 389। कहा गया भाई 389 होगी, जिसमें से हमने क्या कहा, आपके 296 ब्रिटिश प्रोविंस को दिया गया और 93 आपके देशी रियासतों को दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन सीटों का आधार क्या था, यानी किस आधार पर, किस बेस पर अंग्रेजों ने कहा, यानी कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो हमारा सदस्यों की संख्या होगी वह 389 होगी। 390 क्यों नहीं हुआ, 342 क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है। सोचना चाहिए ना, सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब सीटों का आधार क्या था, तो आपका जनसंख्या था। तो यहाँ पे लिखना है, अब सीटों का आधार क्या था, जनसंख्या था। यानी किस आधार पर बोला गया कि जो सीटों की संख्या है 389 होगी, तो किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या किया गया था, आपके एक सीट का प्रावधान किया गया था। यानी कहीं पर 10 लाख जनसंख्या है, उसमें से एक उसका व्यक्ति क्या आएगा, संविधान सभा में आएगा और संविधान सभा बनाने का काम करेगा। तो अब यहाँ पे लिखना है कि सीटों का आधार जनसंख्या था, सीटों का आधार जनसंख्या था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किया गया था। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जनसंख्या के आधार पर
किया गया था। अब ये जो आपका सीट है, इन सीटों को क्या किया गया था ना कि 3 समुदायों में बाँटा गया था कि किस-किस समुदाय से हमारे लोग आएँगे और संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में जितनी बातें लिखी गई है उतना ही बता रहे, उससे एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। इसी को डाइजेस्ट करना है यानी पचाना है, ठीक है? उल्टी नहीं कर देना है कहीं पे जाके कि हमसे तो पच नहीं रहा है इतना सारा बात। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि सीटों को 3 समुदायों में बाँटा गया था। वो समुदाय क्या थे? तो यहाँ पे लिखो, सीटों को 3 समुदायों में बाँटा गया था। बाँटा गया था। वो 3 समुदाय कौन-कौन से थे? तो एक थे आपके मुस्लिम और दूसरा क्या था? सिख और तीसरा बात क्या बोल दिया गया था? वह सामान्य। तीसरा में क्या बोला गया था? वह सामान्य यानी यहाँ पे कहीं पर भी हिंदू का जिक्र नहीं किया गया था क्योंकि जो आपके हिंदू है वह इसमें आ जाएंगे, वह सामान्य में यानी जनरल में। तो हमने क्या कहा? सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख व सामान्य, यानी 3 समुदायों से ही लोग क्या होंगे? उसमें से आएंगे और आपके संविधान सभा के गठन में क्या करेंगे? गठन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इतनी सारी बातें हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि इन सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाना था। यानी अब ये ऐसे तो उठ के नहीं ना आ जाएंगे, जो भी लोग कोई कुछ कर रहा है बोलेगा हम भी जाके संविधान सभा बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस बताया गया होगा। तो इन सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया? अब चुनाव को हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखना है चुनाव, सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का आपका चुनाव कैसे होता है? तो जो आपके सदस्य थे उनका चुनाव कैसे होता है? तो यहाँ पे पहले मैं लिख रही हूँ तब आपको बताऊंगी। प्रत्येक सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव उस समुदाय के सदस्यों द्वारा यहाँ पे ऐसे लिखे, ये थोड़ा सा गलत हुआ। प्रत्येक सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है, प्रत्येक सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा, यानी प्रांतीय असेंबली द्वारा, असेंबली द्वारा उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था, द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ आते हैं भाई? तो इनके चुनाव पर आते हैं। तो चुनाव में हमने क्या कहा कि प्रत्येक सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा, असेंबली यानी प्रांतीय को, आपके जो प्रांतों में असेंबली बनाई गई थी, तो प्रांतीय असेंबली द्वारा उस समुदायों के, किस समुदाय? जिसमें हमने आपको सिख बताया और मुस्लिम बताया और सामान्य बताया, तो उस समुदायों के आपके सदस्यों द्वारा, उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? अपने में से किसी एक को क्या करेंगे? अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। तो उसी को हमने कहा है कि उस समुदायों के सदस्यों द्वारा किया जाना था। यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही क्या करेंगे? अपने में से किसी एक को क्या करेंगे? लीडर्स चुनेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और वह जाकर संविधान सभा का निर्माण करेगा। तो ये हमने देख लिया आपके संविधान सभा का गठन कैसे होता है, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हमारे कैबिनेट मिशन में बताई गई थी, उन सारे बातों को हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं आपके संविधान सभा के कार्य प्रणाली पे, यानी संविधान सभा की आपकी पहली बैठक कब होती है, दूसरी बैठक कब होती है, ये सारी बातें अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपके इस चर्चा में कवर होगी और फिर आपका क्लास खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लास्ट टॉपिक है संविधान
संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। ओहो, मैंने गलत लिख दिया भाई। संविधान सभा का कार्य प्रणाली लिखना है। संविधान सभा का कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली। हमने गठन तो देख लिया ना, कैसे कैसे गठन हुआ। अब हम लोग क्या आते हैं, अपने कार्य प्रणाली पर आते हैं कि संविधान सभा का सबसे पहली बैठक कब हुआ, फिर क्या हुआ, यानी उसकी अध्यक्षता किसने किया, वो सारी बातें हमें क्या करना है, यहाँ पे जानना है। तो देखिए, अब अगर हम संविधान सभा के कार्य प्रणाली की बात करते हैं, तो देखिए, आपके संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब होती है, उसे जानना है। तो यहाँ पे लिखना है संविधान सभा की, संविधान, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, सारी बातें हो गई कि कितने सदस्य होंगे, कैसे उनका चुनाव हो गया, सारी बातें हमने जान लिया। अब हमें संविधान सभा बनाना है, तो सारे लोग बैठेंगे और कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो वही हमें देखना है कैसे कैसे कब कब होता है। तो देखिए, संविधान सभा का, संविधान सभा का, संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को होता है, 1946 को होता है। तो आपसे पूछेगा कि आपके संविधान सभा की जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, तो इस पहली बैठक के मतलब दिन की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि क्या थे, हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे लिखना है इस दिन की अध्यक्षता, इस दिन की अध्यक्षता, 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 अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, सिन्हा ने किया था, जो कि क्या थे, हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब पहले दिन की अध्यक्षता तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कर दिया, जो कि क्या थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। अब हमें क्या करना है, अपने अस्थायी अध्यक्ष को बनाना है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, प्रसाद को संविधान सभा का, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। आप लोग सोचेंगे कि इस अध्यक्ष का काम क्या होता है। जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे संविधान सभा के गठन में पूरा हमारा प्रक्रिया कैसे होगा, उसकी क्या दिशा होगा, यानी क्या डायरेक्शन होगा, वो सारी बातें कौन तय करता है, तो हमारे अध्यक्ष साहब तय करते हैं। तो आपको हमने कहा, क्या कहा कि संविधान सभा की पहली जब बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि क्या थे, आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन उसके एक दिन हमने इंतजार किया, फिर अगले दिन हमने क्या किया, यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। यानी जब तक हमारा संविधान सभा बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या रहेंगे, अध्यक्ष बने रहेंगे। तथा आपके BN राव को क्या कर दिया गया, संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया, तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ये हो जाता है आपका अगला बात। अब हम लोग आते हैं अपने अगले बात पर कि अगली बात क्या होती है,
तो अब आते हैं हम लोग 13 दिसंबर 1946 पे, यानी एक दिन बीच कर करके आना है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या प्रस्तुत किया? संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारा भारत है वह स्वतंत्र संप्रभु गणतांत्रिक राज्य होगा। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय क्या कर सकता है? स्वयं ले सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि आपके 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। जब किया तो इसे अपनाया कब गया वो भी लिख लेते हैं। जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। 1947 को अपनाया जाता है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कब अपनाया गया, कब प्रस्तुत किए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि भारत, अब थोड़ा सा क्या बताया गया था वो भी लिख लेते हैं। जिसमें बताया गया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणतांत्रिक राज्य होगा। गणतांत्रिक, आपका क्या होगा? गणतांत्रिक राज्य होगा। गणतांत्रिक देश होगा या राज्य बोल सकते हैं, देश होगा। गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, यानी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हेड ऑफ नेशन है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। वही आपके गणतांत्रिक का मतलब होता है। अब हमने ये सारी बातें देख लिया। अब हमारा आता है ये बात कि हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब बन के तैयार हो जाता है। तो अभी हमने आपको बताया, पिछले मतलब अभी स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया जाता है? आपके संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है कि उस दिन हमारे 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। सारे आर्टिकल्स आपके 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। अब हमारा आता है कि आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे लिखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक आपके 24 जनवरी, यानी आजादी से 2 दिन, मतलब संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को होता है। और इस दिन क्या किया गया था? आपके राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और इस दिन राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, यानी नेशनल एंथम और आपके नेशनल सॉन्ग को किस दिन अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, जो कि क्या था? आपके संविधान सभा का अंतिम बैठक था। अब आता है हमारा 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से उसे लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखना है 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। ठीक है,
दिया जाता है। ये होता है हमारे संविधान की जो भी हमने आपको टॉपिक बताया था हमें कवर करना है, वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा एक दिन और क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपके संविधान सभा को बनाने के लिए 6 अलग-अलग समितियां बनाई गई थी। उसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आपके संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके संविधान के विशेषताओं से आपके प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा इसका रिविजन कर लेते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली को, कि हमारे संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब होती है, तो आपके 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन की अध्यक्षता किसने किया था, तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। अब जब अस्थायी अध्यक्ष है तो किसी ना किसी को अस्थायी तो बनाना पड़ेगा। फिर एक दिन बीच करता है, अगला दिन आता है यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या करते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं और BN राव को क्या करते हैं, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। फिर आता है 13 दिसंबर 1946 को, हमने क्या किया, हमने नहीं किया, हमारे नेहरू जी ने क्या किया, आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया क्या गया था कि जो हमारा भारत है वह आपका स्वतंत्र संप्रभु गणतांत्रिक देश होगा। अब हमने आपको बताया, फिर हमने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है और इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया जाता है। और पूर्ण रूप से कब किया जाता है, तो आपके 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप अपने कमेंट्स में अपना राय दीजिएगा। सभी को जय हिंद, नमस्ते।